हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेजर करना मतलब नापना, तो नापना सीखेंगे लेंथ लंबाई को और मोशन को। मोशन मतलब होता है मूवमेंट, मतलब एक से दूसरी जगह जाना। तो कैसे इनको मेजर करते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। दीपा अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल। दीपा 11 साल की है। क्यूरियस है मतलब चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। शी लिव्स इन अ टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट के एक शहर में वो रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड। वो नई क्लास में आ गई है, स्कूल का नया साल शुरू हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। आपने भी अक्सर आप भी कहते होंगे हमारी यूनिफॉर्म छोटी हो गई है। यूनिफॉर्म छोटी नहीं होती, आपकी हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसे ही क्योंकि दीपा अभी टॉलर हो गई है, पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उसे नई यूनिफॉर्म चाहिए। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप। उसकी मदर उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती है। शी आस्क्स फॉर अ 2 मीटर क्लोथ पीस। और वो कहती है 2 मीटर कपड़े का एक पीस दे दीजिए यूनिफॉर्म बनाने के लिए। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। ये आपने भी देखा होगा, इस तरह की मेटल की एक रॉड होती है जो रियल में कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसे शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं। इससे वो क्लोथ को मेजर करते हैं। देखिए, ये एक शॉपकीपर है जो कपड़े बेच रहा है, इसके हाथ में ये रॉड आपको दिखाई दे रही है, और इससे ये इस क्लोथ के कपड़े के पीस को मेजर करेगा। ये देखो, ये 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2 बार उसने मेजर किया, उतना क्लोथ कट किया और दीपा की मदर को दे दिया। तो उसने क्लोथ पीस को मेजर किया किससे? मेटल की मेजरिंग रॉड से, इससे। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स। फिर वो टेलर के पास गई उसे स्टिच कराने के लिए, सिलवाने के लिए। तो टेलर ने मेजरमेंट लिया यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। आपने देखा होगा टेलर यूज़ करते हैं इस तरह की टेप, ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीली आप बोल सकते हैं, जो इजीली मुड़ सके। ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। ऑब्वियसली ये जो मेटल की रॉड है, इससे आप मेजर नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है और ये मुड़ नहीं सकती है। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर। अब उनकी मदर टेलर को कहती है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल 4 फिंगर विड्थ। इसे कहते हैं 4 अंगुल। 4 उंगली रखी अपनी। अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, ये 4 अंगुल हो जाएगी। तो क्योंकि उस एज में बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो मदर ने कहा 4 अंगुल जो लेंथ है यूनिफॉर्म की वो ज़्यादा रखना, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी छोटी ना हो। अभी देखिए, दीपा के पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आर द टेप द रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। क्या ये जो टेप है और ये जो मेजरिंग रॉड है, ये बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसा कि बड़ी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है? ये सभी क्वेश्चन को हम अभी आंसर करेंगे, मतलब इनके बारे में जानेंगे। दूसरा उसका क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल। मदर का 4 अंगुल से क्या मतलब था? सो दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स। दीपा ने ये जो एक्सपीरियंस हुआ, कैसे वो गई, किस तरह से मेजर किया अलग अलग तरह से, वो इस एक्सपीरियंस को शेयर करती है अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम के साथ। एंड दिस लीड टू अ डिस्कशन अमंग्स देम। फिर वो इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ये देखिए, ये दीपा ने बताया, फिर अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम बातें कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ डू वी मेजर। हम मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं? तो हरदीप कहता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। ये आपने भी ज़रूर देखा होगा आपके घर में अपनी मदर को या ग्रैंड मदर को, कि वो आर्म की जो लेंथ होती है, आर्म लेंथ मतलब आपके शोल्डर से लेकर यहाँ तक, आपके फिंगर टिप्स तक। ये देखिए, अगर इस बच्चे की आर्म की लेंथ हम देखें, यहाँ से, कौन सा कलर लें, चलिए, यहाँ से यहाँ तक ये उसके आर्म की लेंथ है, ठीक है। आपकी मदर भी जनरली क्लोथ का एक पीस लेगी, उसका एक साइड यहाँ पर अपनी आर्म के पास में कहीं रखेगी और दूसरा फिंगर टिप्स तक लेकर आएगी। उनको बेसिकली एक आइडिया होता है कि 1 मीटर लगभग कितना होता होगा, तो उसी से ही वो गेस कर लेती है कि कपड़ा कितने मीटर का है।
तो उसने वो कहता है, हरदीप कहता है कि मैंने तो मेरी दादी को देखा है कि वो आर्म लेंथ से कपड़ा मेजर करती है। हैव यू एवर सीन हाउ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स। अभी पद्मा कहती है क्या तुमने कभी देखा है कि फार्मर्स कैसे मेजर करते हैं उनके फील्ड की, खेत की जो लंबाई है, कितना लंबा खेत है। हर बार वो मेजरिंग टेप नहीं लेकर आते। कैसे मेजर करते हैं? ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स हम कहते हैं एक बड़ा कदम उठाइए, जितना डिस्टेंस हो सकता है आपके दो पैरों के बीच में मैक्सिमम चलते टाइम, उस टाइम पर आप देख ही लेते हैं। जैसे बच्चा कह रहा है योगा ने बहुत इंक्रीज किया है मेरे स्ट्राइड की लेंथ को। स्ट्राइड मतलब दोनों जो अभी कदम है उसके, जब आप बड़े कदम लेते हैं तो दोनों आपके पैरों के बीच की डिस्टेंस, ये एक स्ट्राइड होती है। ये तो ज़्यादा ही हो गया, इसे आप कह सकते हैं ये 1 स्ट्राइड है। ओके, तो वो स्ट्राइड से मेजर करते हैं अपने फील्ड को। अगर उन्हें फ्लावर बेड नहीं, कोई भी बेड क्यारी बनानी है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक उनका फील्ड है, बड़े बड़े कदमों से चलकर उसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर उन्हें 4 क्यारियाँ बनानी है उसमें, तो 2 उसके पर यहाँ पर वो इस तरह से क्यारियाँ बना देंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से अप्रॉक्सीमेट देखते हैं कितने स्ट्राइड्स का फील्ड है और किस तरह से फिर क्यारियों में उन्हें, बेड्स में उन्हें डिवाइड करना है। ओके, पद्मा ने ये बताया। नाउ ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, सिर्फ स्ट्राइड्स की लेंथ ही नहीं, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। अनीश ऐड करता है कि कई बार वो लेंथ ऑफ देयर फीट आप समझते हो, ये आपके फीट की लेंथ है। और जब हम फीट से मेजर करते हैं तो आप एक कदम रखेंगे, ऐसे एक पैर रखेंगे और बिल्कुल उससे लगाकर आपके पिछले पैर की फिंगर से टोज से बिल्कुल टच करके दूसरे पैर की हील को रखेंगे। सेकंड आपका जो पैर है वो इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा 2 आपके फीट। यहाँ से यहाँ तक कम डिस्टेंस को आप फीट से मेजर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो इस तरह से मेजर करने में टाइम लगेगा, उसके लिए स्टेप्स ही सही है। ध्यान रखना है स्टेप्स ऐसे होते हैं, एक पैर कदम आपने यहाँ रखा, दूसरा फिर थोड़ी डिस्टेंस पर आप रखेंगे, ये आपके स्टेप्स हैं। फीट क्या, एक पैर आपने यहाँ पर रखा, फिर दूसरा जो पैर आप रखेंगे वो बिल्कुल उससे मिलाकर रखेंगे। देखो कुछ इस तरह से, ऐसे आप मेजर करते हैं फीट से। ठीक है, ये 1 फीट, ये 2 फीट की डिस्टेंस हुई, फिर ये फीट नेक्स्ट में यहाँ से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट इस तरह से। ओके, तो फार्मर्स कई बार स्ट्राइड्स के नंबर ऑफ स्ट्राइड्स भी काउंट करते हैं वॉक करते टाइम, या फिर कई बार वो उनके फीट की लेंथ से भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उनके फील्ड को मेजर करते हैं। दीपा सेज एक्साइटेडली, दीपा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके लेंथ को मेजर करना, इसमें तो बहुत मजा आता होगा। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। चलिए हम भी किसी बॉडी पार्ट से कुछ मेजर करते हैं। व्हाट शुड वी मेजर, क्या मेजर करें? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। क्लासरूम में जो टेबल है उसे मेजर करते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा एड्स एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट। कौन से बॉडी पार्ट को हम यूज करेंगे उसे मेजर करने के लिए? दीपा कहती है लेट, अब टेबल के ऊपर तो आप चढ़ के उसे मेजर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो पैरों से नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइड से नहीं कर सकते हैं, उसे हम मेजर करेंगे अपने हैंड स्पैन से। लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन। हैंड स्पैन किसे कहते हैं? अपने हाथों के को इस तरह से पूरा खोल लीजिए। अभी आपके थंब और ये जो लिटिल फिंगर है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये 1 हैंड स्पैन है। हाथ को पूरा फैला लेना है, फिर अंगूठे से छोटी उंगली के बीच की डिस्टेंस 1 हैंड स्पैन होती है। आई विल शो यू हाउ टू डू इट, हाउ टू यूज इट। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे यूज करना है। ऐसे उसने 1 हैंड स्पैन किया, फिर यहीं पर बिल्कुल इसी उंगली से टच करते हुए दोबारा से यहाँ आप थोड़ा मार्क कर लेंगे, याद रखेंगे इस पॉइंट को। फिर आप अपने थंब को यहाँ पर रखेंगे सेकेंड हैंड, फिर सेकेंड हैंड स्पैन हो जाएगा, फिर यहाँ पर रखकर थर्ड हैंड स्पैन। इस तरह से वो बताती है कि कैसे मेजर करना है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, मैंने देखा है मेरी मदर को ऐसे मेजर करते हुए। शी कॉल्स इट बलिश्त, वो इसे क्या कहती है? बलिश्त। तो हैंड स्पैन को हिंदी में बलिश्त कहा जाता है। अब हरदीप ऐड करता है ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स। चलो हम भी हमारे मेजरमेंट्स नोट डाउन करते हैं। अब ये उन्होंने टेबल को मेजर किया है। अनीश ने जब मेजर किया स्लाइटली मोर दैन 13, तो 13 हैंड स्पैन से थोड़ी सी ज़्यादा थी टेबल, 14 पूरा नहीं हो पाया। पद्मा का एग्जैक्ट 13 था। तस्नीम ने जब मेजर किया स्लाइटली लेस दैन 13, 13 से थोड़ा सा कम था। दीपा का बिटवीन 13 एंड 14 था। हर्षदीप का 14 था।
हर्षदीप आप देखेंगे हाइट में भी बड़ा है तो उसका हैंड स्पैन भी बड़ा होगा। तो इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट आए सभी के। पद्मा सेज, पद्मा कहती है ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे तो सभी के लिए नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स डिफरेंट है, किसी का 13 से ज़्यादा है, किसी का एग्जैक्ट 13 है, किसी का 13 से भी कम है, किसी का 13-14 के बीच में है, किसी का 14 है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो हम क्या कहें टेबल की लेंथ कितनी है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हर्षदीप आस्क्ड थॉटफुली। हर्षदीप सोचता है और पूछता है लेकिन नंबर डिफरेंट क्यों है, अगर टेबल सेम है, लेंथ सेम है तो सेम नंबर आना चाहिए। तस्नीम कहती है आई कैन गेस, मैं गेस कर सकती हूँ क्या हुआ होगा। आर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, हमारे जो हैंड स्पैन्स हैं वो अलग साइज के है, किसी का हैंड स्पैन छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है, इस वजह से जो लेंथ है, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स आए हैं वो अलग आए हैं। अब अनीश कहता है, एक आइडिया देता है, चलो लेट अस चेक दिस, चेक कर लेते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन्स अलॉन्ग ईच अदर, एक दूसरे के हैंड स्पैन से वो कंपेयर करते हैं। अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट, और ऑब्वियसली सभी के जो हैंड स्पैन थे उनकी लेंथ डिफरेंट थी, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब दीपा सेज थॉटफुली, दीपा सोचती है और कहती है नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। अब मैं समझी कि लोग स्केल्स और मेजरिंग टेप्स क्यों यूज़ करते हैं। अगर हाथों से ही एग्जैक्ट हमेशा सेम नंबर आता तो लोग हाथों से या पैरों से ही मेजर करते, लेकिन हाथों से अगर आप मेजर करेंगे वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, अलग आंसर आएगा, इसीलिए उन्हें स्केल या मेजरिंग टेप यूज़ करनी पड़ती है। नाउ दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स। हमने देखा दीपा और उसके फ्रेंड्स ने नंबर ऑफ हैंड स्पैन से मेजर किया टेबल की लेंथ को। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स, तो यहाँ पर अगर 13 लिखा है किसी के सामने तो इसका मतलब है 13 हैंड स्पैन्स, ठीक है, वो हैंड स्पैन्स के फॉर्म में बताया गया है आपको टेबल की जो लेंथ है। यहाँ पर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल, सॉरी द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन, यहाँ पर जो हैंड स्पैन है उसको यूज़ किया गया है मेजरमेंट के लिए, वो एक तरह से एक यूनिट है मेजरमेंट की। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, लेंथ को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया गया है। अ नंबर, आप देखेंगे एक नंबर है और एक यूनिट है। अगर आपको सीधा बोल दे, आपने कहा कि जो टेबल है उसकी लेंथ कितनी है, अगर कोई आपको सिर्फ 13 बोल दे तो आप नहीं समझेंगे 13 क्या, उसको 13 हैंड स्पैन बताना पड़ेगा, खाली हैंड स्पैन भी बताए तो भी वो नहीं समझेगा। तो जब भी आप किसी चीज़ की लेंथ को बताते हैं एक नंबर होना चाहिए और यूनिट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कहें दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस कितनी है और मैं आपको कह दूं 1400, तो आप कुछ नहीं समझेंगे। 1400 क्या 1400 स्टेप्स हैं, स्ट्राइड्स हैं, हैंड स्पैन्स हैं, ऑब्वियसली इतना पास तो नहीं होगा, क्या है ये। तो उसके बाद एक यूनिट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर के बाद यूनिट होगी हमेशा जब भी आप लेंथ को मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन्स, अगर 13 हैंड स्पैन्स लेंथ आती है टेबल की, देन 13 इज़ द नंबर, तो 13 उसमें नंबर है, एंड हैंड स्पैन क्या है, इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, ये बताता है कि हमने कौन सी यूनिट ली है मेजर करने के लिए। However, hand spans and other similar units such as length of hand, foot, fist or fingers different from person to person। हालांकि जब हम बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, हैंड स्पैन आपने यूज़ किया या फिर आपने लेंथ ऑफ हैंड, आपके हाथ की लेंथ कितनी है उसको यूज़ कर लिया, आपने पैर को यूज़ किया, फिस्ट मुट्ठी को या फिंगर्स को यूज़ किया मेजर करने के लिए, ये पर्सन टू पर्सन अलग होती है। एक छोटे बच्चे का हैंड स्पैन बहुत छोटा होगा एक बड़े आदमी के कंपैरिजन में। Thus, there is a need for such a unit for which measurements of the same length must be made by different people do not differ। तो हमें कुछ ऐसी यूनिट चाहिए कि इस टेबल को कोई भी मेजर करे, एक बच्चा करे या फिर कोई बड़ा करे, उसके दोनों के आंसर सेम आए। तो उसके लिए कुछ बॉडी पार्ट्स तो काम नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी पार्ट्स की तो लेंथ डिफरेंट है। तो अब हम क्या करते हैं फिर, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले मोर टू नो। सो इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत रिच रही है। हमारे पास हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा था, डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही। अंगुल फिंगर की विड्थ से मेजर करना, मल्टीपल ऑफ अंगुल जैसे धनुषा बोलते हैं 4 फिंगर्स के इक्वल जो डिस्टेंस होती है। फिर योजन बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, जब 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो योजन से निकालते हैं।
ये कुछ यूनिट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। हमारा जो पुराना लिटरेचर है उसमें इन्हें मेंशन किया गया है, मतलब पुराने समय में लोग इनको यूज़ करते थे। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट जैसे टूल्स बनाने हैं या पॉट बनाने हैं, कोई ज्वेलरी बनानी है, उसमें इन्हें यूज़ किया जाता था। आर्किटेक्चर में, अगर बिल्डिंग्स बनानी है, या टाउन प्लानिंग में। द अंगुल इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन, लाइक आजकल भी जो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं क्राफ्ट पर्सन, वो भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। टेलर को भी आपने देखा होगा कई बार मेजरमेंट के लिए वो अपने फिंगर से, हैंड स्पैन से मेजर कर लेते हैं। तो ये पुराने टाइम से चला आ रहा है और अभी तक भी है। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्किंग्स विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स पर, कुछ जगहों पर खुदाई करके कुछ स्केल भी मिले हैं जिनके ऊपर रूल्ड मार्किंग है, ऐसे मार्क किया गया है, कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, तो वो शायद उस टाइम के स्केल्स होते होंगे। अब आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स पर। हमने देखा कि हैंड स्पैन से मेजर करना या फिर स्ट्राइड से मेजर करना, फुट से मेजर करना, इसमें सभी के आंसर्स डिफरेंट आते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। तो फिर एक ऐसी यूनिट चाहिए जिसे कोई भी मेजर कर ले, उसको यूज़ करके आंसर सेम आए, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। नाउ सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कुछ सिस्टम्स इवॉल्व हुए विद टाइम के साथ साथ मेजर करने के लिए। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन जब लोग एक से दूसरी जगह जाने लगे व्यापार करने के लिए या किसी भी काम से, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। हम यहाँ पर जिस तरह से मेजर करते थे वहाँ पर मेजर करना बिल्कुल ही अलग है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर डिस्टेंस, इतनी लेंथ को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है, वहाँ पर इतनी लेंथ के लिए कुछ है ही नहीं, वहाँ पर इतनी लेंथ है और उसको 1 कुछ कह रहे हैं वो लोग। तीसरी जगह पर इतनी बड़ी डिस्टेंस, उनके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको वो 1x कह रहे हैं, मान लीजिए इसको 1y कह रहे हैं, इस तरह से। तो हर जगह पर अलग अलग यूनिट्स थी, अलग तरीके से मेजर करते थे लोग, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। दिस लेड टू अ डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बहुत सारे देश फिर एक साथ आए और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजरमेंट की अडॉप्ट कर ली, सभी ने मान ली। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। तो इसलिए आज जिस यूनिट को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अंडरलाइन कर लीजिए, लेंथ की SI यूनिट है मीटर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, S मतलब स्टैंडर्ड, I मतलब इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनली लोग मानते हैं। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑफ लेंथ इज मीटर। इट्स सिंबल इज M, उसका सिंबल है, उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम टेबल की लेंथ की बात करें, अगर वो 1.5 मीटर है तो हम इस तरह से लिखेंगे 1.5, ये नंबर हो गया, और बाद में m। देन अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। यहाँ पर आपको एक मीटर स्केल दिया है, ये देखिए नंबर्स क्लियर नहीं है इसमें। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। अब 1 मीटर जो होता है, ये पूरा 1 मीटर है और इसमें 100 तक नंबर्स होंगे। यहाँ से अगर नीचे से शुरू हुआ है ये, सो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पर 100 दिखाई देगा। तो ये पूरा हो गया 1 मीटर ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें 100 सेंटीमीटर है। ये आप याद रखेंगे, 1 मीटर को डिवाइड किया जाता है 100 पार्ट्स में और ईच डिवीजन, हर एक जो पार्ट है उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखा होगा 15 सेंटीमीटर का एक स्केल, जैसा कि फिगर 5.3 में यहाँ पर आपको शो किया गया था। ये 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है। आप देखेंगे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 सेंटीमीटर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। नाउ लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, उसको आप ध्यान से देखेंगे। इट हैज़ मार्किंग्स इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। इसको साइड में ओपन करते हैं। ओके, सो 2 जितने आपके बड़े मार्क्स हैं, ये आप दिख रहे हैं, ये एक लाइन, ये यहाँ पर 1, ये 2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2,
ये 1 नंबर है, ये 2, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। 5 या 6 के बीच में आप देखें ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ऑब्जर्व दैट ईच सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखेंगे हर एक जो सेक्शन है 1 सेंटीमीटर का, उसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए 1 और 2 के बीच में हम देखते हैं 1, 2, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स हैं बीच में। सो द लेंथ ऑफ वन ऑफ दी स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर और mm। ये देखिए ये 1 मिलीमीटर है, सिर्फ इतनी डिस्टेंस। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी कि 10 मिलीमीटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 mm इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। इस स्केल को यूज करके सबसे छोटी यूनिट जो आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो मिलीमीटर है। ओके, एंड 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर। ये आप ऐसा भी कह सकते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। या फिर 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का कौन सा पार्ट है? 1/10 पार्ट है। 10 पार्ट्स में से एक पार्ट है ना मिलीमीटर, इसलिए 1/10 को अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.1 मिलीमीटर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। नाउ 1 फॉर मेजरिंग ए लार्जर लेंस, अगर ज़्यादा लंबी लेंस को आपको मेजर करना है, वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। तो फिर हम एक बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम किलोमीटर कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब ये यहाँ से रिलेशन आपको बनाना है। सबसे छोटी यूनिट लगभग इतनी, ये डिस्टेंस मिलीमीटर है। फिर ऐसे 10 मिलीमीटर जब मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, लगभग इतनी डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर की। फिर जब 100 सेंटीमीटर्स मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। आप अपने दोनों हाथों को फैलाइए। आई थिंक आपके दोनों हैंड्स के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 मीटर की होगी लगभग। और फिर 1000 मीटर्स मिलकर 1 किलोमीटर बनता है। ओके, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, और 1000 मीटर्स मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज़ यूनिट्स सच एज सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। कोई बहुत छोटी लेंथ अगर है, फॉर एग्जांपल आपको एक चींटी की लेंथ मेजर करनी है तो हम मिलीमीटर्स में करेंगे। अगर आपको आपकी पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप सेंटीमीटर में करेंगे। अगर आपको एक ट्री की लेंथ हाइट मेजर करनी है तो आप मीटर में करेंगे। और अगर आपको 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है जो दूर है काफ़ी, तो हम किलोमीटर में करेंगे। तो जो बड़ी लेंथ होती है, लार्जर, उनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, जो छोटी होती है उनको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, और जो मीडियम होती है उनको मीटर्स में। नाउ क्वेश्चन है, वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर द लार्जर लेंस? जो बड़ी लेंस होती है, क्या उनको मेजर करना कन्वीनियंट है अगर हम मीटर को यूज़ करें? जैसे लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक की लेंथ आपको मेजर करनी हो या 2 सिटीज़ के बीच की, तो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अगर मीटर में हम उसे लिखें तो आंसर होता 14 लाख मीटर। अब ये कितना बड़ा नंबर है। छोटे में अगर आप इसको लिखें, अगर किलोमीटर्स में लिखेंगे जो सही यूनिट है, तो आप लिखेंगे सिंपल 1400 किलोमीटर्स। ओके, और टू मेजर द स्मॉलर लेंस, या फिर स्मॉलर लेंस को मेजर करना, जैसे आपको बुक के एक पेज की थिकनेस मेजर करनी है, तो उसके लिए भी मीटर सही नहीं है, क्योंकि तब फिर बहुत छोटा नंबर आएगा। जैसे अगर बुक के पेज की थिकनेस की हम बात करें तो मीटर में आप कहेंगे कि 0.0001 मीटर। इसको समझना भी मुश्किल है, इससे बेटर है आप कहें 0.1 मिलीमीटर। बहुत कम होती है थिकनेस पेज की, ठीक है। तो जो इसीलिए स्मॉलर जो लेंस है उनको हम मेजर करते हैं स्मॉलर यूनिट से। जैसे मिलीमीटर बहुत छोटी है, थोड़ा अगर बड़ी है लेंथ तो सेंटीमीटर, और अगर बहुत लार्जर लेंस है उसको मेजर करते हैं किलोमीटर से, और अगर मीडियम है तो उनको मेजर करते हैं मीटर से। ओके, नाउ इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। एक तरफ कुछ स्केल्स में ऐसा होता है, एक तरफ सेंटीमीटर्स गिवन है, दूसरी तरफ एक और मार्किंग होती है। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस, ये होती है इंचेस में। जैसे आपको यहाँ पर 6 इंचेस दिख रहे हैं, वेयर 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर्स।
1 इंच 2.54 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। अर्लियर डेज में, पहले समय में, यूनिट सच एज इंच, फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए यही जो यूनिट्स हैं यूज़ होती थी, इंच या फिर फुट यूज़ होगा। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। कुछ लोग अभी भी इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हाइट के लिए आप जनरली फीट में बताते हैं अपनी हाइट। नाउ सपोज, अभी जो एक बच्चा फिर से कहता है, मान लीजिए इफ़ वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल अगेन, अगर फिर से हम टेबल की लेंथ को मेजर करें, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, लेकिन इस बार मेजर करेंगे मीटर स्केल से, विल आर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? क्या हमारे रिजल्ट्स फिर भी अलग आएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई भी मेजर करेगा अगर मीटर स्केल से तो आंसर सेम होगा। नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। आंसर डिफरेंट नहीं आएंगे, लेकिन पहले मेजर करना कैसे है वो हम सीखते हैं। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने का सही तरीका क्या है। सो फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। सबसे पहले तो सही स्केल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर पेंसिल की लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं तो आप अपने इस 15 सेंटीमीटर के स्केल को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर एक रूम की हाइट आपको मेजर करनी है तो आपको मीटर स्केल की ज़रूरत होगी या फिर एक मेजरिंग टेप की। फिर इस स्केल को लेके जाना और 1 बाय 1 मेजर करना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा आपको। या तो आप एक मीटर स्केल ले लीजिए, 1 मीटर का वो होता है, यानी कि उसमें 100 सेंटीमीटर्स होंगे जो आपको गिवन भी था ऊपर, या फिर आप मेजरिंग टेप ले जा सकते हैं जो हमने देखा टेलर के पास थी, ये टेप। ओके, यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री। ट्री का गर्थ मतलब जो ट्री ट्रंक होता है उसके चारों तरफ का जो मेजरमेंट है, या फिर साइज ऑफ योर चेस्ट, या आपके चेस्ट का साइज आप डायरेक्ट मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। सीधा होता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल, यानी कि जैसे जब टेलर मेजर करता है चेस्ट के साइज को, तो वो भी फ्लेक्सिबल वाली मेजरिंग टेप यूज़ करता है, स्केल से मेजर नहीं करता। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज़ मोस्ट सूटेबल। तो उसके लिए भी ये जो टेलर टेप होती है फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो सबसे पहले तो मतलब है आपको सही स्केल चूज़ करना है मेजर करने के लिए। अगर पेंसिल को मेजर करना है जो कि बिल्कुल सीधी है, तो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से। ज़्यादा लंबी कोई चीज़ है, आप ट्री की हाइट को मेजर करना चाहते हैं, रूम की हाइट को, तो फिर मीटर स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से। और अगर कोई राउंड चीज़ है, फ्लैट नहीं है बिल्कुल, जैसे ट्री का ट्रंक चारों तरफ से कितना है वो आपको फाइंड करना हो, या फिर साइज ऑफ चेस्ट, तो उसके लिए भी आप फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। नाउ व्हाइल मेजरिंग लेंथ, जब आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। स्केल से अगर आपको किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसे रखने का सही तरीका क्या है। जैसे ये एक पेपर का पीस है, इसके ऊपर आपने स्केल रखा, तो कैसे आप रखेंगे। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। बिल्कुल उसके लेंथ के अलॉन्ग, यानी कि ये जो लाइन है बिल्कुल इसी उसमें सीधा इसी के पैरेलल आपको स्केल रखना है। ये गलत रखा है, आप देखेंगे ये गलत अगर लेंथ आएगी इसकी रॉन्ग आएगी। ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक आप लेंथ मेजर करें तो वो बहुत ज़्यादा है। जब पेपर की लेंथ की हम बात करते हैं तो आपको ये स्ट्रेट लेंथ मेजर करनी है। और एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है कि हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट का, जैसे इस पेपर का, उसको आपको 0 पर रखना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 0 से। अभी क्योंकि यहाँ तक ये पेपर की एंडिंग है, तो कितनी हो गई लेंथ, इसकी लेंथ हो गई 9.5 तक है लगभग 9.5 सेंटीमीटर्स, मतलब 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर्स। पॉइंट के बाद हम मिलीमीटर्स लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल। स्केल को जब आप रीड कर रहे हैं तो आपके आईज की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद अ स्केल। अगर आप स्केल से पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं, पेंसिल की लेंथ के अलॉन्ग आपने ये यहाँ पर मेजरिंग स्केल अपना रख दिया, ये पेंसिल थी आपकी, ओके, यहाँ पर आपने ये स्केल रख दिया लेंथ के अलॉन्ग ऐसे। अच्छा, नीचे गिवन भी है आपको शायद पिक्चर, ये देखिए, ये पेंसिल है, नीचे आपने स्केल रखा। नाउ
द पोजिशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबाउट द टिप ऑफ द पेंसिल। जो आपको देखना है उसको वो बिल्कुल यहाँ से देखना है। इसमें बी पोजीशन करेक्ट है आइज की, साइड से नहीं देखना है। थोड़ा बहुत पॉइंट का उसमें डिफरेंस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, 0 से स्टार्ट करिए। देखिए टिप बिल्कुल 0 पर रखी है इसकी यहाँ पर, और यहाँ तक जो उसका एंड पॉइंट है उसे आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर आइज से, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। यहाँ से बिल्कुल सीधा टिप को देखना है ऊपर से, तब आपको एग्जैक्ट कितनी उसकी लेंथ है वो पता लगेगी। जैसे इसकी लेंथ कितनी है, ये है 13 के आगे 13 पॉइंट और 13.5 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ स्केल आर ब्रोकन। अगर कई बार स्केल हमारा टूट जाता है, अगर स्टार्टिंग से आपका स्केल टूट गया शुरू से, तो कैसे फिर आप उससे मेजर करेंगे लेंथ को। इफ़ द एंड ऑफ स्केल आर ब्रोकन, अगर पीछे से टूटा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे से टूट गया और द जीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, या फिर कई बार स्केल में जीरो मार्किंग क्लियर नहीं होती है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ऐसा नहीं कि स्केल खराब हो गया अब आप उससे मेजर नहीं कर सकते, अभी भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। विद सच ए स्केल, इस तरह के स्केल से यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। कोई भी जो फुल मार्क आपको दिखाई दे वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से, जो भी क्लियर आपको दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 से स्टार्ट किया, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इस पेपर की लेंथ कितनी आई है। पेपर की लेंथ है 1 2 3 4 10.4। अब इसमें से क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना था, स्टार्ट हमने 1 से किया है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर हम पहले ही आगे लेकर आ गए, तो उस 1 सेंटीमीटर को यहाँ से माइनस कर दीजिए, एग्जैक्ट लेंथ 9.4 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ओके, सो अब उसमें से 1 आप माइनस कर देंगे जहाँ पर आपने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, एंड द अदर एंड जो कि 10.4 सेंटीमीटर है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10.4 माइनस 1 यानी कि 9.4 सेंटीमीटर्स। ओके, और अगर आपने मान लीजिए उसको 4 पर रखा, यहाँ पर आपका स्केल यहाँ से टूट गया, 4 पर आप रख रहे हैं, तब उसकी लेंथ 13 आई, तो उसकी लेंथ 13 नहीं है, 13 में से आपको 4 को माइनस करना होगा, क्योंकि आपको एक्चुअली में 0 पर रखना था, तो इतना आगे आपने रखा है उसको, ऑब्जेक्ट को, इसीलिए उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा है। एक्चुअली में उसकी लेंथ 9 ही होनी चाहिए थी, तो 13 माइनस 4 आप करेंगे इक्वल टू 9। करेक्ट है। जितना आगे आप रखते हैं, जितने आगे नंबर पर 0 से आगे, वो नंबर आपको फाइनल जो ये आंसर है उसमें से माइनस करना है। नाउ हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंथ्स। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो कैसे लेंथ्स को मेजर करते हैं, वो यूज़ करते हैं उन स्केल्स को जिनके ऊपर रेज्ड मार्किंग्स होती है। जो मार्किंग्स हैं, नंबर्स हैं, हमने ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, रेज्ड डॉट्स होते हैं, उसी तरह से नंबर्स भी रेज्ड मार्किंग्स में लिखे होते हैं, जिनको वो फील कर सकते हैं, इनको टच करके, वो टच करेंगे, फील करके नंबर बता देंगे। एक एक्टिविटी आपको गिवन है, लेट अस मेजर। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास से इकट्ठा करेंगे, कॉम ले सकते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, उनकी लेंथ को मेजर करेंगे 1 बाय 1, उसको यूजिंग अ मीटर स्केल, एंड फिर नोट डाउन करेंगे उनके मेजरमेंट को इन टेबल 5.3। इस टेबल को हम बिल्कुल नहीं फिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इजी एक्टिविटी है। स्केल आप सभी के पास है, आसपास के ऑब्जेक्ट्स लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन की लेंथ को मेजर करिए, एक स्पून ले लीजिए, उसकी लेंथ को मेजर करिए, पेंसिल की लेंथ को करिए, इरेजर, और सब यहाँ पर लिखिए। ओके, वाइल राइटिंग द लेंथ, जब आप लेंथ लिख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। जैसे अगर आपने पेंसिल लिखा, आपकी पेंसिल की लेंथ है 10, तो खाली 10 नहीं लिखना, उसके बाद यूनिट लिखना ज़रूरी है। 10 सेंटीमीटर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो आपका जो आंसर होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे। 1 पार्ट इज ए नंबर, एक पार्ट है जो कि एक नंबर है जैसे 10, और दूसरा पार्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो भी लिखना ज़रूरी है। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेज मेड अप ऑफ अ फ्लेक्सिबल मटीरियल। ये पूछ रहा है कि कुछ जो मेजरिंग के डिवाइस है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल के क्यों बनते हैं। जैसे जो मेजरिंग टेप टेलर यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबल होती है बिल्कुल। तो रीज़न ये है कि कई ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, सीधी नहीं होती, उनको मेजर करने के लिए फ्लेक्सिबल टेप की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो इजीली बेंड हो जाए, आसानी से मुड़ जाए। सम ऑफ योर फ्रेंड इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया है। कंपेयर करिए
लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने आपके क्लास में जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उसकी लेंथ को मेजर किया, तो फिर दोनों आप कंपेयर करेंगे, आपका क्या आंसर है, आपके फ्रेंड का क्या आंसर है। आर द मेजर्ड लेंथ्स द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या दोनों की जो लेंथ मेजर की है वो सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें है। इफ़ नॉट सेम, अगर सेम नहीं है, डिस्कस करिए क्या पॉसिबल रीजंस रहे होंगे कि उस डिफरेंस के आने के। नाउ मोर टू नो, यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर begin with a lower case letter except at the beginning of a sentence। जैसे ग्रामर में आप पढ़ते हैं, किसी का भी नाम अगर आता है कहीं पर, हमेशा हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, रवि हैज़ डन दिस, तो आर कैपिटल होगा हमेशा, भले ये सेंटेंस के बीच में आए। लेकिन जब आप लेंथ की जो यूनिट्स हैं उनको लिखेंगे, किलोमीटर, मीटर, जैसे यहाँ पर लिखे, आप देखेंगे सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स हैं सभी, बशर्ते कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ना आए। सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो कोई भी लेटर आता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है, जैसे यहाँ पर एन आया है, तो अगर किलोमीटर स्टार्टिंग में ही आ गया तो के कैपिटल होगा, अदरवाइज हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। इनके जो सिंबल है के एम, एम, सी एम, एम एम, ये भी लोअर केस में लिखे जाते हैं। कभी भी आप ये नहीं लिखेंगे पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो गलत हो जाएगा। या फिर दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स हैं, ये भी गलत है। हमेशा के एम स्मॉल में होगा, सी एम स्मॉल में होगा, मिलीमीटर स्मॉल में होगा और मीटर भी स्मॉल में होगा। ठीक है, सिंबल्स को भी स्मॉल में लिखते हैं। एंड नेवर फॉलोड बाय एस फॉर प्लूरल। एक और चीज़, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी पेंसिल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स है, एस नहीं लिखना है, सिर्फ सी एम ही लिखेंगे। या फिर जो डिस्टेंस है वो 1000 या दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस 1400 किलोमीटर्स है, ये एस नहीं आएगा एंड में कभी भी। या फिर अगर लिख भी रहे हैं किलोमीटर्स, मीटर्स, बाद में इनके एस नहीं लगाने प्लूरल के लिए। नोट करिए, फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद फुल स्टॉप भी नहीं आता कि लेंथ ऑफ पेंसिल इज, अच्छा यहाँ पर लेकिन फुल स्टॉप आएगा। अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ माई पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप क्यों आया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस एंड हो गया है। सेंटेंस के एंड में तो फुल स्टॉप आता ही है ना, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर सेंटेंस एंड हुआ, यहाँ पर भी आया है। तो अगर सेंटेंस ही यूनिट पर एंड हुआ है, लेंथ ऑफ माई पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर, ये एक फुल सेंटेंस है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कि सेंटीमीटर के बाद तो फुल स्टॉप नहीं आता है, वो लगेगा क्योंकि सेंटेंस एंड होने पर फुल स्टॉप आता है। ये सेंटीमीटर के बाद का फुल स्टॉप नहीं है, ये सेंटेंस के एंड होने का फुल स्टॉप है, सिर्फ तब आप लगाएंगे। यानी कि जो ग्रामर के रूल्स है सिर्फ वही फॉलो करने हैं। इसमें कभी भी स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल नहीं होता है, फुल स्टॉप नहीं आता है यूनिट लिखने के बाद। जब आप लेंथ को लिख रहे हैं हमेशा स्पेस छोड़ेंगे नंबर और यूनिट के बीच में, ऐसा जैसे 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा स्पेस के बाद। ओके, ऐसा नहीं 10 और सेंटीमीटर एक ही मिलाकर आपने लिख दिया। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप यूनिट्स को लिख रहे हैं। 2-3 चीज़ें क्या है, एक नंबर आएगा हमेशा, उसके बाद यूनिट आएगी। यूनिट में कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल होंगे, दोनों के बीच में गैप होगा, इससे बिल्कुल ऐसे मिलाकर नहीं लिखना है। लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, एस नहीं लिखना है। जब आप लिख रहे हैं 10 किलोमीटर्स, इस तरह से आप लिखेंगे। नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। सीधी लाइन तो आप स्केल से मेजर कर लेंगे, अगर कर्व्ड लाइन है ऐसी, इसको किस तरह से मेजर करेंगे। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्क्स ऑफ द वेरांडा ऑफ देयर हाउस। अब अनीश और उसके पेरेंट्स ने इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स, आपके घर में भी दीपावली पर आप लगाते होंगे, इस तरह का स्ट्रिंग होते हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स, इनको फिक्स किया है घर में जो इनके वरांडा है उसकी आर्चेस पर। आर्चेस हम बोलते हैं ये जो एक कर्व्ड लाइंस होती है हमारे घर में कभी भी किसी पैटर्न में, तो इसके चारों तरफ उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई। नाउ फॉर ए सेलिब्रेशन एट देयर होम, घर में कोई सेलिब्रेशन है उसकी वजह से, हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट। अब कितनी स्ट्रिंग लाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए, वो लेंथ उन्होंने कैसे मेजर की होगी। इन द केस ऑफ अ कर्व्ड लाइन, जैसे ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, इसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, जो टेलर्स टेप होती है वो, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं थ्रेड, जैसा कि शो किया गया है फिगर 5.8 में। ये देखिए इस तरह से, पहले आपने जो भी, जैसे ये एक लाइन है, ये कर्व्ड है, इसके यहाँ पर आपने
थ्रेड रखा है ऐसे, जितनी भी लेंथ होगी उतने थ्रेड को आप कट कर लेंगे, फिर उसको सीधा करेंगे और स्केल से मेजर कर लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, एक थ्रेड लेंगे, धागा, क्योंकि इजीली आप उसको मोड़ सकते हैं आसानी से। तो धागा आप यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे इसके चारों तरफ, फिर उतना थ्रेड कट कर लेंगे, फिर इस थ्रेड को आप लेकर आएंगे, उसको सीधा करेंगे और स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। जो थ्रेड की लेंथ है वही ये जो आर्च है उसकी लेंथ है। नाउ द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन, फिर थ्रेड को स्ट्रेट करिए एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल, और फिर मीटर स्केल से आप उसकी लेंथ बता सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पोजीशन को बताने का, अभी कर लें मूविंग थिंग्स। चलिए इस टॉपिक को और कर लेते हैं, ये हमारा खत्म ही हो जाएगा। नाउ डिस्क्राइबिंग पोजीशन। सो वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स, एक दिन टीचर उसके स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने प्लान की है एक एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। पास में ये गार्डन है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं एक एजुकेशनल विजिट के लिए। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि डायरेक्टली मॉर्निंग में वहीं पर पहुँचना, स्कूल मत आना। दीपा और उसके फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया डिस्कस करना कि गार्डन पास में है या फिर स्कूल, कौन पास है कौन दूर है। अब तस्नीम कहती है, तस्नीम एंड पद्मा सेज गार्डन वुड बी क्लोजर। देखते हैं तस्नीम का है, ये तस्नीम का घर है, ये पद्मा का घर है। ऑब्वियसली दोनों के पास से गार्डन पास में है। तस्नीम को अगर हम देखें, गार्डन इतनी डिस्टेंस पर है ये, और स्कूल कितनी डिस्टेंस पर था, इतनी, तो उनके लिए तो अच्छा है, स्कूल नहीं जाना, सीधा गार्डन ही पहुंचना है। पद्मा के घर से भी आप देखेंगे, उसके तो घर के बहुत पास में पद्मा का घर है, गार्डन सिर्फ इतनी डिस्टेंस पर है। और स्कूल की हम बात करें, सॉरी, ना कि बस स्टैंड, स्कूल इतनी डिस्टेंस पर है, तो उसके घर से भी गार्डन दूर है, सॉरी गार्डन पास है। वो कहते हैं गार्डन क्लोजर होगा, जबकि दीपा और अनीश फील करते हैं कि स्कूल पास में होगा। दीपा देखिए ये है स्कूल, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्डिंग स्कूल ही है, उसके घर के पास में है, और गार्डन तो काफ़ी दूर है, सभी के हाउसेस से होकर उसको जाना होगा। सेम अनीश के लिए भी स्कूल पास में है, गार्डन दूर है। हर्षदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। दोनों, हर्षदीप कहता है कि दोनों लगभग सेम ही डिस्टेंस पर है। जैसे 2 हाउसेस के बाद स्कूल आ गया, इधर भी 2 हाउसेस के बाद गार्डन आ गया, उसके लिए दोनों ही प्लेसेस इक्वल डिस्टेंस पर है। सो व्हाई डू यू थिंक, हु डू यू थिंक इज करेक्ट, कौन करेक्ट है? सभी करेक्ट है, जो कह रहे हैं गार्डन पास में है, जो कह रहे हैं स्कूल पास में, और जो कह रहे हैं दोनों इक्वल है, सभी बच्चे सही है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट, तो उनके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों है? किसी को स्कूल पास लगता है, किसी को गार्डन, किसी को बराबर लगते हैं। ऐसा इसीलिए है बिकॉज दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। वो अपने अपने घर से स्कूल और गार्डन की डिस्टेंस देख रहे हैं। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सेम पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, अगर सभी डिस्टेंस एक ही पॉइंट से देखे, से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशंस वुड हैव बीन द सेम। अगर सब बस स्टैंड से बात करें, बस स्टैंड से कौन पास में है, तो फिर सबका यही आंसर होगा, स्कूल पास है गार्डन दूर है। दीपा भी यही कहेगी, अनीश भी अगर बस स्टैंड पर खड़ा है उसके लिए भी स्कूल पास होगा गार्डन दूर होगा, पद्मा के लिए भी ऐसा ही होगा। अभी आंसर डिफरेंट है सभी के, क्योंकि सब अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं, अपने अपने घर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी वो। सो व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। जब हम डिस्टेंस बताते हैं एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड पॉइंट से, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, जैसे पद्मा ने बताया डिस्टेंस उसने देखी यहाँ से, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट उसका घर है, वो अपने घर के रेफरेंस में बता रही है गार्डन पास में है या बस स्टैंड। ऐसे अनीश ने बोला कि नहीं स्कूल पास में है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट उसका घर है, वो अपने घर से बता रहा है कि मेरे घर से स्कूल पास है गार्डन दूर है। अगर हर्षदीप कहता है दोनों तो बराबर है, तो क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट उसका घर है। ठीक है, तो जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक तरह से। नाउ अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद हर्षदीप अपने फ्रेंड्स को कहता है एक्साइटेड होकर, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड, चलो सभी प्लेग्राउंड चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विथ चूना पाउडर, लाइमस्टोन पाउडर आपने देखा होगा, इस तरह से ग्राउंड के ऊपर लाइन्स ड्रॉ की जाती है। तो टीचर को हमारी हेल्प चाहिए चूना पाउडर डालने में, से लाइन्स ड्रॉ करने में। फॉर मेकिंग द कबड्डी कोट फॉर द स्पोर्ट्स डे, क्योंकि स्पोर्ट्स डे पर कबड्डी होने वाली है, तो उसके लिए उन्हें कबड्डी कोट बनाना है उस चूना पाउडर से।
पद्मा कहती है वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। इसके लिए हमें एक लॉन्ग मेजरिंग टेप चाहिए होगी, आपके स्केल से तो काम नहीं चलेगा, तो हम स्पोर्ट्स रूम से ये मेजरिंग टेप ले आते हैं। दीपा कहती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन्स। पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि ग्राउंड पर कहाँ से हमें लाइन खींचनी शुरू करनी है। लेट अस कॉल दिस आर रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये आप हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जो कोर्ट है कबड्डी का वो बनना। ओके, तो उन्होंने यहाँ से लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट की, एक बच्चे ने ये लाइन ड्रॉ की, दूसरे ने इसी पॉइंट से यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, फिर उन्होंने इसको पॉइंट लिया, ये लाइन एक ड्रॉ की, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स को लेकर लाइन वो ड्रॉ करते गए। स्टार्टिंग उन्होंने यहाँ से की। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। पद्मा दिल्ली जा रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। वो बहुत ईगर, बहुत उत्सुक थी दिल्ली पहुंचने के लिए। एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। रोड के साइड में आपने ऐसे किलोमीटर वाले स्टोन्स देखे होंगे, लिखा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर, मतलब दिल्ली अभी 70 किलोमीटर दूर है। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन, उसके बाद में द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर। उसके आगे जब वो गई वहाँ पर लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर, मतलब अब 60 किलोमीटर रह गई। तो इसका क्या मतलब है, 10 किलोमीटर आगे जाकर वो दूसरा स्टोन होगा जिस पर लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर। पहले 70 था, आगे वाला 60 बता रहा है दिल्ली, तो यानी कि 10 किलोमीटर आगे वो चले गए। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड दैट शी वॉज गोइंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। आगे आया 50 आया, फिर नेक्स्ट वाले पे लिखा था थोड़ी देर के बाद 20 किलोमीटर, नेक्स्ट पे आया बस 10 किलोमीटर है। तो हर स्टोन ये बता रहा है कि अभी वो पास पास जाती जा रही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के। दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ये जो किलोमीटर स्टोन्स हैं ये डिस्टेंस बता रहे हैं दिल्ली से अभी वो कितनी दूर है। ओके, यहाँ पर अगर 70 किलोमीटर लिखा है तो मतलब दिल्ली से ये जो पॉइंट है ये 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 70 किलोमीटर और अगर आप चलेंगे आगे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये 70 किलोमीटर है यहाँ से, ये 60, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10 किलोमीटर, ये 0, मतलब आप दिल्ली पहुँच गए। If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown in the figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. अगर यहाँ पर पद्मा ने पढ़ा दिल्ली 70 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि पद्मा की पोजीशन दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो भी तो स्टोन के पास में ही है, तभी स्टोन को पढ़ पा रही है। When the kilometer stone reads Delhi 60 किलोमीटर, जब दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा है स्टोन पर, तो पद्मा की पोजीशन दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है अभी वो। नाउ डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। तो इसका क्या मतलब है कि पद्मा की जो पोजीशन है रेफरेंस टाइम के, रेफरेंस पॉइंट अभी हम दिल्ली को ले रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है विद टाइम। तो बिल्कुल चेंज हो रही है डिस्टेंस। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन डिस्टेंस चेंज कब होती है। 70 था, फिर 60 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो आगे आ गई है, अभी वो मोशन में है, आगे जा रही है। अगर वो यहीं पर रुकी होती, आगे ना बढ़ती, तो ये 70 ही रहता, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्या ये तब चेंज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है? तो बिल्कुल, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, आगे की ओर आता है, तब जाकर डिस्टेंस कम होती है, और आगे आएंगे डिस्टेंस कम हो जाएगी। आप घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। आपका घर मान लीजिए 800 मीटर की डिस्टेंस पर है स्कूल से। आप अगर आगे चलेंगे तो 700 मीटर दूर हो जाएंगे आप स्केल से, थोड़ा और आगे जाएंगे 600 हो जाएंगे, फिर 500, 400, 300, 200, 100 एंड देन 0, स्कूल पहुंच जाएंगे। तो अगर डिस्टेंस कम हो रही है मतलब आप क्लोज, आप आगे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसकी तरफ। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है रेफरेंस पॉइंट से, मतलब आप उससे दूर जा रहे हैं, तभी आप मूव कर रहे हैं लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। और अगर डिस्टेंस सेम ही है तो मतलब आप रुके हुए हैं। ओके, नाउ किलोमीटर स्टोन क्या इंडिकेट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। किलोमीटर स्टोन इंडिकेट करते हैं कि पद्मा की दिल्ली से अभी कितनी डिस्टेंस है, और पद्मा क्या कंक्लूड कर सकती है कि दैट, वो कैसे कंक्लूड कर सकती है कि वो अपनी दादी के घर के पास में जा रही है। जब स्टोन पर कम डिस्टेंस आने लगे, मतलब दिल्ली से वो कम डिस्टेंस पर आ जाए, इसका मतलब वो पास जा रही है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, लिखा हुआ था
दिल्ली 80 किलोमीटर्स, मतलब वो दूर जा रही है अभी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।